हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमृत ज्ञान। आज की क्लास में हम एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को हल करें और बीएससी नर्सिंग के जो छात्र हैं तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण यानी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ ये आपके लिए आज हल कराएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए स्क्रीन पर देखते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, यानी कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी कि एसआई इकाई क्या है। आइए देखते हैं बेटा। सबसे पहला इसका आंसर है कि सबसे पहला हमारा आंसर है वो क्या है, आप देख लीजिए कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, यानी कि बल का एसआई इकाई क्या होती है या मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहला है न्यूटन, जूल, वाट या टेस्ला। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि बल का एसआई इकाई या एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है बेटे, क्या होता है बेटा, न्यूटन होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज हाईएस्ट एट, यानी कि पानी का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक होता है। पानी का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक होता है बेटा। 0 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 20 डिग्री सेल्सियस पर या 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका जो सही आंसर है हमारा बेटा वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों, 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि पानी का घनत्व सबसे अधिक किस पर होगा, 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होगा। आइए आगे देखते हैं। द फार्मूला फॉर वर्क इज, यानी कि कार्य का सूत्र क्या होता है, यानी कि काम का सूत्र क्या होता है। तो उसके लिए आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, यानी कार्य बराबर बल गुणा दूरी, या वर्क बराबर मास इनटू वेलोसिटी, वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, या वर्क इज इक्वल टू एनर्जी इनटू टाइम। तो इसका सही जवाब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कार्य बराबर होता है बल गुणा दूरी। आपने पढ़ा होगा कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा दूरी। ये हमारा आंसर होता है किसका बेटा, वर्क का। वर्क बराबर क्या होता है, बल गुणा दूरी। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों पहला आंसर, यानी इसका आंसर राइट आंसर इज ए, यानी कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। आइए नेक्स्ट देखते हैं। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, यानी कि विद्युत धारा की इकाई क्या होती है या विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो प्यारे बच्चों ये तो आप जानते ही हैं। इसका जो सही आंसर आप देखते हैं क्या होगा, एम्पियर, वोल्ट, ओम या टेस्ला। तो आप जानते हैं बेटा इसका सही आंसर क्या है, एम्पियर। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, इसे हम एम्पियर में मापते हैं। ठीक है बेटा, आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यानी निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत है। गैर नवीकरणीय स्रोत का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि इसमें हम जो एनर्जी है वो किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। यानी कि जो पहला हमारा ऑप्शन है वो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, कोल या जियोथर्मल एनर्जी। सौर ऊर्जा ये पवन ऊर्जा होती है, ये कोल होता है, ये जियोथर्मल एनर्जी होती है बेटा। तो इसका जो सही आंसर हमारा होगा तो वो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, कोल होगा। कोल, जिसे हम क्या कहते हैं, कोल कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, कोल। इसका सही आंसर क्या है, ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कोल होता है। आइए नेक्स्ट। द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन, यानी परावर्तन में प्रक्षेपित कोण परावर्तित कोण के बराबर होता है। ये आपने पढ़ा भी है बेटा। जो परावर्तन का नियम था वो क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा वो आइए देखते हैं।
रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन। तो इसका सही आंसर क्या है बेटा? ऑप्शन सी इज रिफ्लेक्शन। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि सी आंसर इज राइट आंसर। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? निम्नलिखित में से कौन सा एक परिमाणात्मक राशि है? परिमाणात्मक का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों स्केलर क्वांटिटी, स्केलर वेक्टर, है ना? तो इसका सही आंसर क्या है देखते हैं। स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स या एक्सीलरेशन। आप जानते हैं इसका सही आंसर क्या है? स्पीड होता है बेटा, जिसे हम चाल या गति के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परिमाणात्मक राशि होगी? तो हम कह सकते हैं इसमें चाल या गति। आइए नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम इज अप्रोक्सीमेटली। निर्वात में प्रकाश की गति या चाल लगभग कितनी होती है? आइए इसका सही आंसर देखते हैं। 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 इंटू 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड, 5 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 1 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका जो सही आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा वो आप देख रहे हैं, ये आप जानते भी हैं कि इसका सही आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इनका सही जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये प्रकाश की चाल होती है, ये आपने पढ़ा दिया है बेटे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ह्यूमन आई कैन डिटेक्ट लाइट वेव्स विद वेवलेंथ बिटवीन, यानी कि मानव आंख उस प्रकाश तरंग की पहचान कर सकती है जिसकी तरंग दैर्घ्य के बीच हो। यानी कि कितनी तरंग दैर्घ्य के बीच, यानी कि जो हमारी आंख है कितने प्रकाश की तरंग को पहचान सकती है और उसकी जो तरंग दैर्घ्य है वो कितनी होती है। आइए देखते हैं इस ऑप्शन का जो सवाल है उसका जवाब क्या है बेटा? 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। ठीक है बेटा, 500 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर, या 200 नैनोमीटर टू 500 नैनोमीटर, 300 नैनोमीटर टू 600 नैनोमीटर। तो बेटा इसका जो सही जवाब है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। और नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 नैनोमीटर बेटा किसके बराबर होता है? 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। ये आप देख लीजिए, 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होगा? 10⁻⁻9 या 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज प्रपोज्ड बाय। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम किसने प्रस्तावित किया था? यानी बेटा द्रव्यमान का जो संरक्षण का नियम है वो किसने किया था? उसका सही आंसर जानने के लिए देखते हैं कि पहला हमारा क्या है? न्यूटन, आइंस्टीन, लेवोसियर या गैलीलियो। तो इसका जो सही आंसर बेटा क्या होगा प्यारे बच्चों बताइए? बिल्कुल सही जवाब दीजिए बेटा, बिल्कुल लेवोसियर। लेवोसियर जानते हैं, ये द्रव्यमान के संरक्षण का नियम इन्होंने दिया था। और एक और भी बता दूं, लेवोसियर ने ही केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री। लेवोसियर कौन है बेटा? फादर ऑफ केमिस्ट्री जाने जाते हैं, यानी कि केमिस्ट्री के जनक कौन है बेटा? लेवोसियर। ठीक है बेटा, आइए आगे देखते हैं। द यूनिट ऑफ पावर इज, शक्ति की इकाई क्या होती है? तो शक्ति की इकाई क्या होती है बेटा? जूल, वॉट, न्यूटन या एम्पियर। तो सबसे आसान जवाब आप देख रहे हैं बेटा, क्या होना चाहिए? वॉट होना चाहिए, क्योंकि जो शक्ति यानी पावर की जो इकाई होती है इसका मात्रक होता है वो हमारा क्या होता है बेटा? वॉट होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। वॉट। नेक्स्ट, द टेम्परेचर एट विच
द मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स इच, यानी कि वह तापमान जब अणुओं की गति रुक जाती है क्या कहलाता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है बेटा, जब तापमान जब अणुओं की गति रुक जाएगी तो क्या कहलाएगा, 0 डिग्री केल्विन। यानी कि आप जानते हैं 0 डिग्री केल्विन पर क्या होता है, तो इसके ऑप्शन में जो हमारा सही आंसर होगा वो 0 डिग्री केल्विन होगा। ऑप्शन में आप देख रहे हैं किस तरीके से आपको मिलेगा 0 डिग्री केल्विन, 0 केल्विन, 273 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस या -273 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर आप क्या लगाएंगे, 0 केल्विन। ठीक है बेटे, आइए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, द फोर्स दैट अपोजिस द रिलेटिव मोशन ऑफ टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट इज, यानी कि दो सतहों के संपर्क में होने वाले जो बल उनके आपसी गति का विरोध करते हैं उसे क्या कहते हैं। बेटा ये आपने पढ़ा भी था, मैंने आपको बताया था कि दो सतहों के बीच लगने वाले बल को हम फ्रिक्शन फोर्स या फ्रिक्शन कहते हैं, जिसे हम घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल क्या होता है बेटा, दो सतहों के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है, फ्रिक्शन कहलाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, फ्रिक्शन होगा, टेंशन होगा, ग्रेविटी होगा या सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो इसका सही आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या है, फ्रिक्शन, यानी कि इसे हम घर्षण बल के नाम से जानते हैं। ये दो सतहों के बीच लगने वाला बल होता है बेटा, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है बेटा, गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या है, द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी बराबर mb, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mgh। यानी कि अब हमें ये पता करना है कि गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, ये आप जानते हैं कि हाफ mv स्क्वायर के बराबर गतिज ऊर्जा होती है। यानी कि किसी भी पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, हाफ mv स्क्वायर के बराबर होगी। m हमारा क्या होता है, मास यानी कि द्रव्यमान होता है, b क्या होता है, वेलोसिटी यानी कि चाल, वेग जिसे कहते हैं, वेलोसिटी यानी कि वेग, द्रव्यमान गुणा वेग। आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश की SI इकाई क्या है। विद्युत आवेश की SI इकाई क्या होती है प्यारे बच्चों, तो आप जानते हैं एम्पियर होती है, कूलाम होती है, वोल्ट होता है, ओम होता है। तो विद्युत आवेश का जो SI मात्रक होता है वो कितना होता है बेटा, विद्युत आवेश की SI इकाई क्या होगी, कूलाम होता है। आवेश यानी कि चार्ज, चार्ज क्या होते हैं, जिनमें आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। और आवेश का मात्रक आप जानते हैं क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है बेटा, है ना। आइए आगे देखते हैं। आइए नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा की इकाई होती है। यानी कि ऊर्जा की इकाई, ऊर्जा का मात्रक क्या है बेटा, ये आपने पिछली कक्षा में पढ़ा भी था कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, वॉट होता है, न्यूटन होता है या टेस्ला होता है। तो आप जानते हैं कि इसका जो सही आंसर क्या है बेटा, जूल होता है। यानी कि ऊर्जा का जो मात्रक है वो क्या है, जूल होता है। और जूल एक और राशि होती है जिसे हम वर्क कहते हैं। वर्क यानी कि कार्य, कार्य का मात्रक भी क्या होगा बेटा, जूल ही होगा। क्या होगा, जूल होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द फिनोमिनॉन ऑफ लाइट बेंडिंग व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश करता है और मुड़ जाता है
तो इसे क्या कहते हैं आप जानते हैं? जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है और वो क्या करता है बेटा, वापस ना आके थोड़ा सा मुड़ जाता है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? अपवर्तन का नियम कहते हैं। और परावर्तन में क्या था कि जो वेव आई और वो उसी माध्यम में वापस चली गई। ठीक है बेटा, तो क्या होगा? इसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन याद देख लीजिए, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन या डिस्पर्जन, इनमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या है? रिफ्रैक्शन, यानी कि बी इज द राइट आंसर, यानी कि रिफ्रैक्शन। ठीक है बेटे, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ ए सबस्टेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड, यानी कि किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को हम क्या कहते हैं? कोई भी पदार्थ है 1 किलोग्राम है, उसको हमें क्या करना है? 1 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट करना है, तो उसमें हमें क्या ऊष्मा की आवश्यकता होगी? तो उसे हम क्या कहेंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विशिष्ट ऊष्मा दक्षता, लेटेंट हीट, है ना बेटा? थर्मल कंडक्टिविटी, हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसका जो सही आंसर बेटा क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या है? आइए देखते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव? निम्नलिखित में से कौन एक लंबवत तरंग का उदाहरण होता है? यानी कि कौन सा उदाहरण होता है बेटा? तो इसका सही आंसर क्या है, आइए देखते हैं। लाइट वेव, लाइट वेव यानी कि प्रकाश तरंगे, वाटर वेव यानी कि जल तरंगे, साउंड वेव यानी कि ध्वनि तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो इसका बेटा सही आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? जो लंबवत तरंग का उदाहरण है, तो उसका सही आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? सी इज द राइट आंसर, यानी कि साउंड वेव। इसका सही ऑप्शन क्या है? साउंड वेव, है ना? आइए आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, एक चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? यानी कि जो चालक का प्रतिरोध है, यानी कि हम इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, रेजिस्टेंस, है ना बेटा? क्या होता है ये? रेजिस्टेंस होता है प्रतिरोध, इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। तो इससे किन किन बातों पर निर्भर करेगा वो आप देख लीजिए। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कि चालक की लंबाई पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसके क्षेत्रफल पर, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, पदार्थ की चालकता पर, ऑल ऑफ द अबव यानी कि इनमें से सभी। ये बिल्कुल बात सही है बेटा। एक चालक का जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई, उसके क्षेत्रफल और उसके पदार्थ की चालकता पर निर्भर करता है। यानी कि इसका जो सही आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? वो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि हमारे तीनों ऑप्शन सही है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा? डी आंसर इसका सही जवाब, है ना बेटे? आइए आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स? यानी कि निम्नलिखित में कौन परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है? यानी कहने का मतलब क्या, जो परमाणु रिएक्टर होते हैं, यानी कि परमाणु बम होता है, उसमें ईंधन के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं?
सबसे खतरनाक पदार्थ ये होता है जो खतरनाक तत्व के नाम से जाना जाता है। तो उसे हम, आप समझ ही गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सही जवाब इसका देखिए क्या हो सकता है, यूरेनियम होगा, कोल होगा, ऑयल होगा, नेचुरल गैस, है ना बेटा। यूरेनियम क्या है, एक पदार्थ होता है, एक तत्व होता है जो बहुत ही विनाशकारी पदार्थ के नाम से जाना जाता है, जिसे हम ईंधन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसे हम यूरेनियम के नाम से जानते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो ए है, और इसे हम कैसे नाम से जानेंगे, यूरेनियम के नाम से जानते हैं। आइए आगे देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज, विद्युत स्थैतिक संतुलन में एक चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कैसा होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि विद्युत स्थैतिक संतुलन की अवस्था में है। जब संतुलन की अवस्था में होगा तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कैसा होगा बेटा, आप समझ ही गए होंगे। जीरो होगा, कांस्टेंट होगा, वेरियस होगा, या नन ऑफ द एबव होगा। तो इसका सही आंसर क्या है बेटा, जब बैलेंस, खुद ही समझ सकते हैं अगर किसी को बैलेंस करना है तो उसके अंदर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र कैसा होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। इसका सही आंसर क्या है बेटा, ए, जीरो। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए नेक्स्ट, द फिनोमिनॉन ऑफ लाइट स्प्लिटिंग into its constituent colors is called, यानी जब प्रकाश अपने संगठन रंगों में विभाजित होता है तो उसे क्या कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश संगठन रंगों में विभाजित होता है, आपने पढ़ा होगा, यानी कि डिस्पर्जन, है ना, वर्ण विक्षेपण, आपने क्या पढ़ा होगा, जब कोई श्वेत प्रकाश होता है तो वो 7 रंगों में टूट जाता है, जिसे हम विबग्योर के नाम से जानते हैं, विबग्योर, है ना बेटे। तो क्या होगा, ये अपने संगठन रंगों में यही तो विभाजित होगा। वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया और रेड हो गया। तो इस घटना को हम कहते हैं डिस्पर्जन। क्या कहते हैं बेटा, डिस्पर्जन। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड इज, एक सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होना चाहिए या कैसा होता है। तो इसका आंसर आइए देखते हैं क्या हो सकता है, यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग, यूनिफॉर्म एंड बी, नॉन यूनिफॉर्म या जीरो। तो इसका सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, आप बताइए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर, यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग। इसका जो आंसर होगा बेटा वो क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट, ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत क्या है। बेटा हमने आपको पढ़ाया भी था कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, ऊर्जा को हम ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहेंगे या ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत कहेंगे। जैसे कि आइए देखते हैं, इसका ऑप्शन क्या हो सकता है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, यानी कि ऊर्जा को ना तो आप नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। एनर्जी कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड, बिल्कुल एनर्जी को आप क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं और नष्ट भी कर सकते हैं। तो ये तो ऑप्शन बेटा वैसे भी गलत हो गया। एनर्जी कैन ओनली बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि ऊर्जा को हम क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। तो ये भी नहीं हो सकता बेटा, नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। एक तो आंसर हमारा सही है कि ऊर्जा को हम क्या कर सकते हैं, उत्पन्न भी नहीं कर सकते और नष्ट भी नहीं कर सकते, और यही हमारी डेफिनेशन निकल के आती है। तो इसका जो सही जवाब है बेटा वो ए ऑप्शन सही है।
तो यानी कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, यानी कि ऊर्जा को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, इसे हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट, द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव्स एज ऑब्जर्व्ड बाय एन ऑब्जर्वर मूविंग रिलेटिव टू द सोर्स इज नोन एज, जब किसी परिवेक्षक के स्रोत के सापेक्ष गति से एक तरंग की आवृत्ति में बदलाव होता है तो बेटा इसे हम क्या कहते हैं? आप समझ ही गए होंगे किस प्रभाव की बात हो रही है। यानी जब कोई परिवेक्षक है वो स्रोत के सापेक्ष गति से एक तरंग की आवृत्ति में बदलाव होता है तो इस घटना को हम डॉपलर प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डॉपलर इफेक्ट। तो इसका आंसर सही आप समझ गए होंगे कि डॉपलर इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन। तो इसका जो सही जवाब है वो डॉपलर इफेक्ट। क्या है बेटा इसका सही आंसर? इज डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ साउंड इज फास्टर इन, द स्पीड ऑफ साउंड इज फास्टेस्ट इन, ध्वनि की गति किसमें सबसे तेज होती है? बिल्कुल बेटा, आपने देखा होगा कि ध्वनि की गति किसमें सबसे ज्यादा तेज होगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं, एयर में होगा, वाटर में होगा, स्टील में होगा या वैक्यूम ट्यूब में होगा, ये आपको आंसर इसका हमें बताना है। तो आप समझ ही गए होंगे कि किसमें होना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब हमारा क्या होना चाहिए? स्टील। यानी कि स्टील एक ऐसा पदार्थ है जो ध्वनि की गति उसमें सबसे तेज होती है ना। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, विद्युत धारा मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला यंत्र क्या है? बिल्कुल आप जानते हैं कि हम विद्युत धारा को किस यंत्र के द्वारा माप सकते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो द डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला यंत्र क्या है? वोल्टमीटर है, अमीटर है, कैल्वेनोमीटर है या थर्मोमीटर है ना बेटा? वोल्टमीटर विद्युत विभव का मात्रक होता है, विभव को नापते हैं। एमीटर, इसका सही आंसर हमारा क्या होगा बेटा? अमीटर, जिसके द्वारा हम क्या नापते हैं बेटा? विद्युत धारा, अमीटर के द्वारा। थर्मोमीटर के द्वारा मनुष्य का टेम्परेचर नापा जाता है बेटा। गैल्वेनोमीटर आप समझ ही गए होंगे, विभव मापी, इससे विभव मापा जाता है। और वोल्टमीटर, इससे वोल्टेज मापा जाता है ना। वोल्टमीटर को वोल्टेज में। आइए नेक्स्ट, इसका सही आंसर क्या हो गया बेटा? अमीटर हो गया। विद्युत धारा को नापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेज हैज द हाईएस्ट एनर्जी, निम्नलिखित में से कौन सी किरणें सबसे अधिक ऊर्जा वाली होती हैं? ये हमने आपको पढ़ाया था कि अल्फा, बीटा और गामा रेज, एक्स रेज, बहुत सारी वेव्स के बारे में अध्ययन कराया था। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा क्या है? एक्स रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, पराबैंगनी किरणें कहते हैं, रेडियो वेव्स होती हैं जिसे हम रेडियो तरंगे कहते हैं, और गामा रेज होती हैं जिसे हम गामा रेज कहते हैं। तो सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होगी बेटा? वो हमारी होती है गामा रेज में। तो इसका सही राइट आंसर इज अ डी ऑप्शन, यानी कि गामा रेज। तो इसका बेटा सही जवाब क्या हो गया? गामा रेज। ठीक है बेटे, आज की श्रृंखला में यहीं तक, और आगे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ, एमसीक्यूज के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।